हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सर क्लासेस। सो आज आप देख रहे होंगे कि मैं वाइट बोर्ड की बजाय मैं कैसे आपको दिख रहा हूँ। तो देखिए, अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ इंडियन पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और डे वन है आज हमारा। तो अभी हमने जो है अपनी स्ट्रेटेजी, आपने देखा होगा वीडियो जो है आपकी 3-4 दिन के गैप के बाद मिल रही है आपको। तो बेसिकली रीज़न ये है कि हमने स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि अब देख रहे हैं हम जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें टाइम कम बचा है। तो बच्चों को अभी जो है मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उनका माइंड जो है मोल्ड हो जाए। तो इसलिए जो है अब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उसके बिहाफ पे जो है हम अपना सिलेबस भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। मैं आपको जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको करवाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको जो है इसमें एक्सप्लेनेशन भी बताता रहूंगा कि ये जो ऑप्शन है ये क्यों नहीं है, ठीक है। और जो साइड में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर इसको देख रहा है तो इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाने लग जाओ। आपको ये पीडीएफ जो है सरित क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जस्ट इसको, आपको जस्ट फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर अपने आप से देखना है कि भाई मुझे कितना पता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो टेस्टिंग है वो हो जाएगी। और ये सारे, और दूसरा ये यूपीएससी के खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी इंस्टीट्यूट के बनाए हुए खुद के क्वेश्चन है या हमने कोई बनाया हुआ, नहीं। ये क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चंस हैं। अभी मैं 1979, जैसे आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1979 लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका 1979 से हम पिक कर रहे हैं और टिल 2020 2020 तक हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अभी हम ऐसे सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। अभी पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमी भी आएगा, फिर आपका ऐसे साइंस एंड टेक भी। क्लियर है। और इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा कि हमें अप्रोच कैसे करना होता है एमसीक्यू को, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे, उसमें क्या करते हैं वो ट्रिक्स बताने लगे थे कि ऑप्शन अगर आपको नहीं पता तो ऑप्शन बी राइट आंसर कर दीजिए, मोस्टली टाइम ऑप्शन बी हो जाता है। तो इसमें मेरा मेन जो रीजन है आपको समझाने का, ठीक है, वो यही है कि आपको ट्रिक्स ना करवा करके एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो समझाया जाए, ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे 1979 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये 1979 का है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इंस्पिरेशन वाज ड्राइव फ्रॉम। अब सबसे पहले एक चीज याद रखना, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा और 5 से 6 सेकंड के लिए मैं पॉज करूंगा, ठीक है। और आपको उतनी देर में क्या करना है, अपना आंसर सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपको जस्ट अपने कहीं पर नोट डाउन करना है, भाई फर्स्ट का ये आंसर है। और जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको ये देखना है कि कितने आंसर जो आपके सही गए हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूँ। ऑप्शंस में आपको टाइम दूंगा 5 to 6 सेकंड्स। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इंस्पिरेशन वाज ड्राइव फ्रॉम। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। देखिए, अभी मैं सबसे पहले ऑप्शन ए पे जाता हूँ, अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्लियर। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से आपको जैसे पता है हमने कुछ भी ऐसा पिक नहीं किया है, सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट आवर आंसर। क्लियर। सो अब यहाँ पे बात करते हैं अमेरिकन जो रेवोल्यूशन है इसकी। देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1773 से लेकिन 1783 तक, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको बता दिया जाएगा अच्छे से डिटेल में। देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, आपको पता है अमेरिका के अंदर टोटल कितनी कॉलोनीज थी, स्टार्टिंग में 13 कॉलोनियां थी। उन 13 कॉलोनियों में क्या था, वो ब्रिटिशर्स जो थे, हालांकि थे तो ब्रिटिश के लोग, लेकिन वो क्या लोग चाहते थे कि हम अपना यहाँ के जो बिजनेस है, ट्रेड, वो हम अपने अकॉर्डिंग करें, ना कि जो मोनार्क जो वहाँ के राजा जो बोलेंगे वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इनके बीच में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 13 कॉलोनी थी वो सारी इकट्ठी हो गई और जो मोनार्क था उसके साथ उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी। और फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश मोनार्क यहाँ पे जो है लूज कर देता है, और यहाँ पे रेवोल्यूशन जो है, जो ब्रिटिश अमेरिकन जो थे, जो अभी अमेरिकन कहलाते हैं, वो जीत जाते हैं। और आपका जो है आज पूरा जो आपका अमेरिका दिखता है वो कैसे है, 13 कॉलोनीज सी एक्सपेंड हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, यही हमारा आंसर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड मिलेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऐसे करके वर्ड होंगे। ये बेसिकली जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बेसिकली आया था 1789 के अंदर, ठीक है। 1789 के अंदर हुआ क्या कि जो वहाँ के राजा थे वो हमेशा ना वॉर के अंदर अंगेज रहते थे फ्रांस के। तो होता क्या था, इससे जो स्टेट होता था उसकी खजाना जो ट्रेजरी था वो खाली हो जाता था। अब इसके वजह से होता क्या था, अब भाई आपको स्टेट चलाना है तो लोगों की सैलरी सब कुछ निकालना है। अब वो पैसा बचा नहीं तो वो क्या करते थे, राजा टैक्स बढ़ाते थे। क्या, टैक्स, टैक्स बढ़ा देते थे। तो जिससे क्या हुआ, जो उसके खुद के ही मंत्री थे, ठीक है, जो लोग थे, वही भड़क गए राजा के खिलाफ। तो उन्होंने क्या करा, एकजुट होकर के और रेवोल्यूशन कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने ये तीनों वर्ड जो हमारे प्रेम्बल में देखने को मिलते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और तीसरा जो ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से जो है हमने जो है बेसिकली 1917 में आई थी, इसमें लेनिन लेके आए थे। लेनिन क्या थे, वो लेके आए थे कि जो
अभी लोगों के पास अधिकार नहीं है, ठीक है, जो जा रहे हैं वो इतना मतलब लोगों की परवाह ही नहीं करता, तो इसलिए बोला कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनको ये बोला कि आपके पास कुछ भी नहीं है लूज करने के लिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी बेड़ियां हैं जिनको आप खोल सकते हो, ठीक है। सो उन्होंने बेसिकली जो इंग्लिश में बोला था ये था, वर्कर्स ऑफ द नेशन यूनाइट बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर बेल्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये, अभी आपको जब आप पीडीएफ देखेंगे ना तो इसमें एक स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड जो उसके अंदर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आता है, पंचायती राज एज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 ऑपरेट्स एट। अब देखिए, जो पंचायती राज हमें पता है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको जगह मिली है 1992 में, ठीक है, 1992 में। उससे पहले क्या था, उससे पहले हालांकि ऐसा नहीं था, पंचायत तो थी लेकिन उनको पावर्स नहीं मिली हुई थी, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन नहीं थी, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ क्या आपको दिख जाएगा ना। चलिए, तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मैं आपको 5 to 6 सेकंड दे रहा हूँ। ओके, सो इसका आंसर है, जो भी आपका आंसर हो आप अपना देख लेना, इसका आंसर है डी, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। देखिए, अभी जब हम देखते हैं पंचायत, ठीक है, पंचायती सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसके तहत आया, और ये बेसिकली जो इन्फोर्स कब वो से हुआ है, 24 अप्रैल 1993। ये डेट आपको याद रखनी है। 24 अप्रैल जो है हमारा क्या है, पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं इस दिन, ठीक है। और जो इसी डेट को, और क्या होता है, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी आता है, ठीक है। अगर ऐसे याद रख सकते हो ऐसे याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये अभी क्या है, ये देखो, आप देखोगे सर ये तो यूपीएससी लेवल के है ही नहीं, पर ये ईयर भी तो देखो कौन सा है, 1979, और ये हमारे जो फादर या फोर फादर की एज के क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको एक चीज जान के आश्चर्य होगा, उस साल मतलब जब 1979 का जब मैं बता रहा हूँ टाइम पीरियड, उस टाइम सिर्फ यही एक ही एग्जाम होता था प्रीलिम्स का, यही उनका मेंस होता था, यही प्रीलिम्स होता था, और इसी में ही जिसके जो सिलेक्शन हो जाता था। अभी अगर ऐसा हो तो आपको लगता है, अगर 800 सीट्स हैं तो 800 क्या, यहाँ पे 80,000 बच्चे क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। फिर सिलेक्शन कैसे करोगे, इसलिए जो है मेंस लेके आए हैं और इसको थोड़ा सा और टफ बनाया गया, ठीक है। हालांकि टफ कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग जो चेंजेस किया गया, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, 3 लेवल पे थी पहले भी, विलेज लेवल पे भी काम करती थी, ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी भी यही है। कहीं पे 2 टीयर है और कहीं पे 3 टीयर, बस बेसिकली हमें जो है याद रखना, आज भी 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम है हमारे पास, एक तो विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। डेट ये आपको याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे बिलोंग करता है, आपका म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका से, ठीक है। और इसकी डेट है 1 जून 1993, ये आपको ध्यान रखना है, 1993, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी आपका, ये आपका आंसर है, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एम्ड। आपको ये बताना है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकेंड। ओके, सो टाइम ओवर। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नो, पंचायती राज क्या वैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, ऐसा जरूरी है कि पंचायती राज आएगा तभी बढ़ेगा, नो। तो ऑप्शन ए इज हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, टू इंश्योर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट होगा, एक सेकंड हम मान लेते हैं, ठीक है, बट ये प्राइमरली एम नहीं है। टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स। अब यहाँ पे एक सिर्फ कम्युनिटी की बात हुई है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हरिजन्स जो है उन्हीं के अपलिफ्टमेंट की बात हो, हरे, ठीक है। अब वो तो जो है हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमने एससी और एसटीज को हमने रिजर्वेशन भी दे रखा है, तो अपलिफ्टमेंट तो उससे भी हो सकता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, टू अराउज इन द पीपल ऑफ ईच एरिया इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है लोगों के अंदर भावना जागृत करना कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर अपना हिस्सेदारी दे, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, द केस ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर टू। ठीक है, आपको ये बताना है कि जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, उस पर अगर मान लो कोई विवाद हो जाए तो वो किसको रेफर किया जाता है। क्लियर, ये ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। चलिए, सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं किसको,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो कोई रोल ही नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो आपका पार्लियामेंट के जो हाउस है वही कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर का कोई काम ही नहीं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं आएंगे। फिर पार्लियामेंट को देखते हैं कि पार्लियामेंट तो करवाती है, लेकिन पार्लियामेंट में यहाँ स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि भी लोकसभा या राज्यसभा देखेगी, नहीं, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। तो आंसर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपको जब मैंने आपको पार्लियामेंट का वाला जो लेक्चर करवाया था उसमें मैंने आपको बोला था इन केस अगर प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट होता है इलेक्शन का, तो उसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही मानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जिम्मेवार होगा, जो वो डिसाइड करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है तो दोबारा से इलेक्शन होगा, अगर वो कह रहे हैं नहीं इलेक्शन जेन्युइन है तो जिसका भी जो रिजल्ट आया उसको माना जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज। आपको ये बताना है कि जो 42वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, उसका सबसे विवादास्पद जो वो था अमेंडमेंट के अंदर, वो क्या था, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, चलिए 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। ओके, सो अभी देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत से बच्चों को ना लग रहा होगा कि ये तो सर क्या एकदम मतलब मस्त मक्खन की तरह क्वेश्चन दे रहे हो आप, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1979 ईयर का है, आज से 41 साल पहले, 42 साल पहले के क्वेश्चन है, 42 ईयर्स पहले, ठीक है। हमारे फादर या फोर फादर के टाइम के क्वेश्चन है, तो उस टाइम ये क्वेश्चन भी उनके टाइम पे उनकी जनरेशन में ये क्वेश्चन भी थोड़े से टफ लगते थे। क्लियर है। आप देखिए उस टाइम रिसोर्सेज नहीं, आज हम देखते हैं इंटरनेट का टाइम है, तो हम जो है कुछ भी टाइप टाइप सर्च कर लेते, उस टाइम तो बुक्स भी नहीं मिलती थी, ठीक है। आज बुक्स भी अवेलेबल है, न्यूज़पेपर भी अवेलेबल, उस टाइम न्यूज़पेपर रेडियो होता था, तो किसको इतना लिटरेसी होती थी, ठीक है, पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत टफ होते थे उस टाइम के हिसाब से। ओके, सो इसका आंसर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, कौन लेके आया था 42nd अमेंडमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट कौन लेके आया था, जो एक्स प्रेसिडेंट नॉट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, वो लेके आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सा राइटिंग आपको लग रहा होगा इधर उधर कैसे जा रही है, अभी क्या ये जो पेन टैब है इसमें मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस पर सही राइटिंग आएगी, ठीक है। जैसे बोर्ड पे आप देखेंगे फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था, ठीक है, ऑनलाइन जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मेरी जो राइटिंग थी कैसे आ रहे थे, लेकिन उस पर बाद में सही हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी। सिमिलरली पेन टैब पे भी सही हो जाएगी। तो देखिए हालांकि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है इसमें उन्होंने करना चाहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं होने दिया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन वाइज कैसे चलना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, हालांकि उन्होंने चाहा था कि जो सुप्रीम पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगी वो उसको कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, इन्यूमरेशन ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये भी नहीं है। क्लियर भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने डाल ली थी, लेकिन वो विवादास्पद नहीं था। उसके बाद टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा 46 ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, क्लियर, ये आपको बताना है किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ऊपर हो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो वो थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी, जस्ट सेकेंड, हाँ स्वर्ण सिंह, अरे हिल क्यों रहा है ये, जस्ट अ सेकेंड, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है आपका, टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो हमें पता है 5 साल होती है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल डिफाइन नहीं है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। इनकेस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है आपको जस्ट आंसर बता रहा हूँ कि आपको कैसे पिक करना है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है अगर आपको देखना चाहते हो तो लेक्चर आपको मैंने करवा दी है इसका पार्लियामेंट का, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। देखिए प्राइमेसी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यही आंसर है। देखिए आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर इसमें ऐड किया जाएगा 31 ए बी और सी, जिसमें क्या था कि ये बोला गया था 31 ए के तहत अगर किसी को डालते हैं, और बेसिकली आर्टिकल 31 सी के तहत, अगर आर्टिकल 31 सी के तहत किसी प्रोविजन को डाला गया, ठीक है, और उसके तहत हम जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो जो आर्टिकल नंबर 14 आप ये बोलते हो 14 और 19 आपका हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि हाँ ये डीपीएसपी के टाइम के पे
अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना चाहती है वो कर सकती है, ठीक है। तो यही हमारा जो आंसर है, उस टाइम ये विवाद में था, ये ईयर 1979 की बात है, तो ये बात है 1976 में होता, तो उस टाइम का करंट अफेयर भी कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब देखो 1979 में भी क्या है, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब बेसिकली होता है कि बच्चे करंट अफेयर करते हैं कि पर ये तो देखो बेसिकली उठाया कहाँ से, ये उठाया है आपका बेसिक से ही, ठीक है। तो करंट अफेयर जो है उसमें न्यूज़ में था तो पूछ लिया गया। चलिए 6th क्वेश्चन है, हु इज अथॉराइज टू डिसाइड ओवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसको अथॉरिटी है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी पे डिसीजन ले कि भाई हाँ ये जो है एमपी डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खुद जो है डिसाइड नहीं करता, प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है वो इलेक्शन कमीशन की जो है सलाह जरूर लेता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है आपको पता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये स्विच प्रेस हो जाता है इसका, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके तहत अगर कोई एमपी डिफेक्ट कर जाता है तो उसके ऊपर जो है स्पीकर को पावर मिली हुई है, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा। द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स, चलो 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। ओके तो ऑप्शन है क्या कह रहा है, कीपिंग अवे ऑल रिलीजन्स, नहीं, ये हमारा वर्ड सेक्युलर का मतलब नहीं है। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। जिसमें ऑप्शन बी क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन, ये हो सकता है माइट भी, बाकी हम नेक्स्ट अभी देखिए एक याद रखना, आपको जब ऑप्शंस लगे कि हाँ ये, बट आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठते हो और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मेक श्योर जितने भी ऑप्शन दे रखे वो सारे गलत हो, तब जाकर के उस पर आप कहना कि हाँ ये ही सही आंसर है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि हाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप ऑफ ऑल सिटीजन, ये हो सकता है, हम थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं। बिलीफ इन गॉड, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि भाई बिलीफ इन गॉड, भाई जरूरी थोड़ी है, आप थोड़ी बोलोगे भाई आप विश्वास करो, वो एक इंडिविजुअल के बिहाफ पे हो सकता है कोई विश्वास करे ना, कोई एथीस्ट हो सकता है, कोई थीस्ट हो सकता है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स, अब यहाँ पे ये वर्ड भी जो है सेकुलर का मतलब नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि सबको आज़ादी हो, उसका जो भी मन करे जिस मर्जी धर्म को चाहे वो अपना सकता है। वर्शिप टू ऑल, भाई वो सबको जो है अनुमति हो, वो अपने जिस देवी देवताओं को ईष्ट को पूजते हो उसको पूजे, और जिसमें जिस धर्म में वो अपना जाना चाहते हो उसको अपनाए। तो यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेकुलर नहीं था, ये ऐड किया गया था, हमने जो भी पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। ओके सबसे पहले बात करते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए अब आप बोलोगे सर राइट टू प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट इसका आंसर उस टाइम 1979 में सही था, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी है, और बेसिक इसने ये बोला कि इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली तो था, बाद में हटा दिया वो बात अलग है, लेकिन इनिशियली तो था। अभी बाकी ऑप्शन देखते हैं हम। राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस ये नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी है। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली जो है आपका आर्टिकल 31 से डील करता था पहले, बट इसको जो है 44th अमेंडमेंट जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको क्या कर दिया, अमेंड करके डाल दिया आर्टिकल नंबर 301 में, ठीक है। और वो किसके तहत आता है आपका, पार्ट जस्ट सेकेंड, पार्ट 14 में, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड जो आपका मैटर आता है उसमें। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 25 के तहत। उसके बाद राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है फिर आपका लीगल राइट है आपका, ठीक है। ओके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्या है आपका आर्टिकल 19 के तहत आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये अब हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर। ए कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस देन, एक किसी भी एमपी व्यक्ति को या जो भी मतलब आप हो या मैं हूँ, हमें लोकसभा का एमपी बनना है, तो उसके लिए ये बोल रहा है कि एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा कि राइट आंसर इसका 25 ईयर्स।
25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 25 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस अगर आपकी एज 25 हो गई है तो आप जो है अगले इलेक्शन में 2024 में एमपी बनने के लिए लायक हो। उसके बाद राज्यसभा के लिए ये जो एज है ये है राज्यसभा के लिए, ये जस्ट सेकंड, ये हाथ बैठ नहीं रहा मेरा पेन पे, राज्यसभा पे, ठीक है। और 35 ईयर्स आपको पता है किसके लिए होती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, और 21 ईयर्स किसके लिए होती है बताइए, जो हमारे सरपंच होते हैं, ठीक है, सरपंच हो गए, ग्राम सभा का जो मेंबर हो गया, उनके लिए जो है 21 साल है। 10th क्वेश्चन आ रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो यूनियन ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रपति है के लिए पूरे भारत के, हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एज द, अब इसमें ये बताना कि वो किसके बराबर उनको सेम अथॉरिटी दे रखी है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश मोनार्क। तो अगर हमें नहीं पता है, ठीक है, टाइमिंग, अब हम तुक्का कैसे मारेंगे इस पर, देखिए हमें नहीं पता किसके बराबर पे लिए है, तो मान लीजिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपना, उसमें मेजोरिटी जो कॉपी की है हमने ब्रिटिश से ही तो की है। तो चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि भाई इसको मानते हैं अभी। ऑप्शन बी चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मैंने आपको जब प्रेसिडेंट का लेक्चर करवाया था उसमें बताया था कि जो प्रेसिडेंट है यूएसए का डिफरेंट है, उसके पास वीटो पावर अलग है और हमारे पास एक अलग पावर है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था हमारा जो प्रेसिडेंट है यूएसए से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन जो है बी नहीं हो सकता हमारा। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, नहीं, इजिप्ट से हमारे कोई मतलब नहीं, इजिप्ट में पहली बात तो डेमोक्रेसी है या नहीं ये भी पता नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, नो, क्लियर, क्योंकि यूएसएसआर में उस टाइम क्या था आपका, डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, क्या था वहां पे, जो अभी चाइना में है, क्लियर, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम। तो वहां पे क्या था यूएसएसआर में, जो आपके वहां पे लेनिन ने स्टार्ट किया था, वही कम्युनिस्ट सिस्टम वहां पे चल रहा था। तो इसका आंसर हमारा फाइनली क्या बचता है, ब्रिटिश मोनार्क। जो ब्रिटिश मोनार्क को पावर मिली, जो अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है, वही सेम पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दिया है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर हमें क्या मिली है, कुछ मौलिक अधिकार है, कुछ मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य के अंदर आपको बताना है कौन सा जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉट। एक ये जो वर्ड आता है ना जैसे नॉट, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ये नॉट, इसमें क्या होता है बच्चे ना इसको प्रेशर में क्या होता है पढ़ नहीं पाते ढंग से, और वो सही को गलत कर जाते हैं, ठीक है, आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। चलिए 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। ओके, सो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चलते हैं, ए पे, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। हाँ ये तो है, ये आंसर है इसका, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में तो है, ये है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हाँ ये भी है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेकुलरिज्म, ये नहीं है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि आप नीचे अब देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव तो है भी नहीं इसमें। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, ये भी है, ये तो पहली ड्यूटी है हमारी, तो ये इसका आंसर क्या आता है, सेकुलरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब है अब हमारा आ रहा है 12th क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। अब जिस बच्चे ने मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर है उसका आंसर बड़े आराम से कर देगा, ठीक है, और इनकेस अगर आपने बेसिक पॉलिटी भी पढ़ रखी है तब इसका आंसर आराम से कर सकते हो। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं पीपल डायरेक्टली। जब मैं बात करता हूँ पीपल डायरेक्टली, तो आपको पता है एमपी का जो इलेक्शन होता है उसमें तो हम डायरेक्ट वोट करते हैं, बट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हम नहीं डालते हैं, उसकी जगह कौन डालते हैं, हमारी जगह एमपीज डालते हैं, ठीक है, तो पीपल डायरेक्टली तो वैसे एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ ये हो सकता है, बट अभी और ऑप्शंस देख सकते हैं, द मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, तो ये नहीं है। अभी होता क्या है कि कई बार बच्चों के ना एक बार जब प्रैक्टिस कराते हैं तो ना ये बोलते जब भी आपको यूपीएससी में ये देखा ना ओनली वर्ड, मान के चलना 99% वो आंसर गलत होगा, वो ऑप्शन गलत है। बट एक चीज याद रखना, अभी ट्रेंड चेंज कर दिया यूपीएससी ने भी, ठीक है, वो जानबूझ के ओनली वाला डालता है जिसमें कि वो ऑप्शन सही भी होता है, क्लियर। तो आपको ना बस चीजों को समझना है, ट्रैप में नहीं घुसना है कि ट्रिक्स के अंदर कि ओनली आया था, हाँ अरे भाई पहले थोड़ा अपना माइंड तो अप्लाई करो। राज्यसभा क्यों सिर्फ और सिर्फ करेगी, क्योंकि क्या जो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसलिए नो, ठीक है, आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो है इलेक्शन करती है, प्लस में उसके साथ लोकसभा भी इलेक्शन करती है, और उसका रिमूवल मैंने आपको बताया था, ठीक है, रिमूवल राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास करके करती है, और जो लोकसभा है वो जस्ट और जस्ट सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर देगी तो माना जाएगा कि यस आपका जो है ये रिमूव हो गया वाइस प्रेसिडेंट।
क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो है अभी लास्ट एक और देख लेते हैं, द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एक चीज याद रखनी है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसका कोई रोल प्ले नहीं होता किसके अंदर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो करता है, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हमारा हट जाएगा। तो बचा है ऑप्शन बी, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जो है इलेक्शन डालती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल। आपको ये बताना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दो होते हैं, तो उसमें से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके बारे में पूछा, और ये क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। आप देखिए, आपको जब मैं करवाऊंगा तो मैं बताता चलूंगा, देखिए रिपीट कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होता है। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन ए क्या कहता है, डायरेक्टली टू द पीपल। अब पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम उनको अपॉइंट करते हैं, जितने भी एमपीज है हम वोट डालते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें पार्लियामेंट में। तो ये तो हम हमें क्यों रिप्रेजेंट करेंगे वो डायरेक्टली, तो ये तो गलत हो गया। टू लेजिस्लेचर, अब यहाँ पे लेजिस्लेचर देखिए, बेसिकली जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर कोई भी आपके पास बुक होगी तो उसमें ना बेसिकली टू दी लोकसभा, लोकसभा। जस्ट अ सेकंड, ये पेन टैब मेरा अरे मैं तो लिख भी नहीं रहा, जस्ट अ सेकंड, ओके। हम्म तो लोकसभा, अब देखिए जो लोकसभा है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, बॉक्स में लिखा मिलेगा टू दी लोकसभा। अब यहाँ पे लिखा टू लेजिस्लेचर, अब हमें नहीं पता, आगे और देख लेते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है टू जुडिशरी, ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया। जुडिशरी को तो क्यों करेगा वो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी अलग काम करती है और एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, और नन ऑफ द अबव, तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा जो है राइट आंसर है, टू लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर बेसिकली किसकी बात की है, लोकसभा की, ठीक है। चलिए, और एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में जब आ जाए ना टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सिस्टम में एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्लियामेंट, तो बेसिकली वो भी सही है, अगर पार्लियामेंट लिखा आ जाए तो पार्लियामेंट भी सही है, पर प्रिसाइसली किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है लोकसभा को, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज, ये क्वेश्चन आ रखा है 1979 में। तो ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल लैंग्वेज पूछा, मेन लैंग्वेज पूछा है, ठीक है, आप ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पूछे। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनकी, वो आपकी क्या है, इंग्लिश ही है, जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल लैंग्वेज भी यही है इनकी, इंग्लिश, ठीक है। नागा जो है इनकी क्या है, अब एक चीज याद रखें, नागालैंड के अंदर 60 अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। डायलेक्ट्स पता है ना, अलग अलग भाषाएं जिसको बोलते हैं हम, कि जैसे आप देखेंगे अगर लेट से राजस्थान है, वहाँ पे मारवाड़ी अलग है, ठीक है, और रेगिस्तान का जो एरिया है उस तरफ अलग है, और जब आप ईस्टर्न राजस्थान में आएंगे तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये जो है आप देखेंगे नागालैंड के अंदर 60 डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, 60 अलग अलग लैंग्वेज है। तो उनकी जो मेन है कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है, प्रिंसिपल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो है इंग्लिश, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको इसका बता दिया पहले ही, इंग्लिश है इसका राइट आंसर है, नागा नहीं है। क्लियर, आसामीज तो हो ही नहीं सकती, खासी जो है आपकी नहीं हो सकती, खासी किस में है, मेघालय में है, ठीक है। आसामीज आसाम की है, और नागा, नागा हालांकि वहाँ की एक ट्राइब है, ठीक है, वो उनकी लैंग्वेज हो सकती है, बट पूरे नागालैंड की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। देखिए आपको, चलो मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर, चलिए टाइम ओवर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट। देखिए आप जब देखेंगे स्केड्यूल 7, स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट दे रखे हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक थर्ड आती है कंकरेंट। ओहो कहाँ चला गया ये, मैं ज़्यादा ही थोड़ा पेन टाइप से बाहर निकल गया वो तो एक आती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। चलिए, अभी आप करोगे सर ये टेढ़ा क्यों लिख रहे हो, देखो होता क्या है कि अभी जो मेरी जो पेन टाइप की पोजीशन है ये स्ट्रेट है ना, अब इसको थोड़ा मैं टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा जो हाथ है सीधा चले।
देखिए तो आपको क्या याद रखना है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखे हैं। सबसे पहले स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं और कंकरेंट लिस्ट। तो एक आती है कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें पूछा कंकरेंट लिस्ट में ये टॉपिक पूछ रखा है कि कौन कौन सा जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट, तो उस टाइम जो है ये स्टेट के नीचे आता था, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। एजुकेशन, ये हालांकि जो है इसको पहले स्टेट के नीचे दे रखा था, बाद में जो इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि अब जो है यूनियन और स्टेट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा उस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर है। आज भी इसका आंसर एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में ही है, ऐसा नहीं इसको हटा दिया है। पुलिस जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट है, ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर ये भी बेसिकली नहीं है कंकरेंट में, ये किसका है, स्टेट का ही है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया हुआ है फॉरेस्ट, ये भी कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो फॉरेस्ट भी आपका कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। ठीक है, पहले बट ये स्टेट के नीचे था, अब जो है इसको स्टेट से हटा करके कंकरेंट में डाल दिया, यानी कि स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी। ठीक है, तो इसका भी उस टाइम के अकॉर्डिंग 1979 के अकॉर्डिंग आंसर था ऑप्शन नंबर बी। बट अगर अभी देखते हैं तो इसका नाम ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों रेड कर दिए ताकि आपको जो है अभी के अकॉर्डिंग में राइट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। राज्यसभा की मनी बिल के अंदर क्या पावर मिली है, ठीक है, वो बता रहे हैं। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, इट कैन अमेंड इट। तो क्या आपको मैंने जब पार्लियामेंट वाला लेक्चर करवाया था जिसमें मैंने आपको मनी बिल करवाया था, तो क्या उसके अंदर ये आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। सो इसका आंसर है नो, वो अमेंड नहीं कर सकती, बट सजेशन दे सकती है। ठीक है, और उसके ऊपर लोकसभा का डिपेंड करता है उसको माने या ना माने। ऐसा नहीं है कि लोकसभा मानेगी। ठीक है, तो हाँ जो रिकमेंडेशन है वो दे सकती है बट अमेंड नहीं कर सकती। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। इट कैन रिजेक्ट इट, नहीं रिजेक्ट तो वैसे नहीं कर सकती, ये भी गलत है। इट कैन विद होल्ड द बिल फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशन, ये मैंने आपको बताया था 14 दिन का राज्यसभा के पास समय होता है कि जिसमें वो रिकमेंडेशन दे सकती, और नहीं भी देती 14 दिन के अंदर तो मान लिया जाता है राज्यसभा से भी पास हो गया। तो यही हमारा आंसर है, इट हैज नो पावर रिगार्डिंग मनी बिल। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि 14 दिन का समय तो दे रखा है। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर, कौन कौन जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उसके बारे में पूछ रखा है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे, देखना आंसर क्या होगा इसका। चलिए, अभी मैं आपको यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। अभी देखिए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, चलो देखते हैं क्या वो आपको पता है। ये जो मेंबर्स थे कैसे थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो बताया था, ठीक है, उसमें बताया था इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। फर्स्ट ईयर नहीं, थर्ड या फोर्थ लेक्चर था हमारा उसमें। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था, जो असेंबलीज थी, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली, उसी से ही इलेक्ट हुए थे वो। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये तो गलत हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो उस टाइम कोई होती ही नहीं थी। ठीक है, ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, नो। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। होता क्या था, जो असेंबलीज थी उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो राजा के प्रतिनिधि, वो अपॉइंट करते थे अपने में से किसी को कि जो ये हमारा जो है रिप्रेजेंट करेगा किसमें, असेंबली में। ठीक है, ये याद रखना है। 18th क्वेश्चन ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच आर टू स्टेट्स नेक्स्ट टू यूपी हैविंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। इसमें पूछा यूपी के बाद लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली हुई है। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन जो था वो आपका ये नहीं है जो अभी आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको इसको अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग जो है डाला है इसमें। ठीक है, तो इसका अभी चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे। अभी इसका आपको वीडियो पॉज करके ना अपना पहले खुद देखना कि आपको क्या लगता है। बिहार एंड महाराष्ट्र, तो देखिए बिहार एंड महाराष्ट्र नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र की सीटें जो है हम देखते हैं 48 है, लेकिन बिहार की सीटें जो है सिर्फ 29 है। उसके बाद बिहार एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश की भी सीटें कम है। मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये भी नहीं है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सीटें हैं 42 और महाराष्ट्र की हैं 48 सीटें। ठीक है, तो यही इसका हमारा राइट आंसर है। हालांकि जब एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जगह मध्य प्रदेश लिखा हुआ था, ठीक है, एमपी, तो वो आपका क्या है, गलत था, इसलिए मैंने इसको वेस्ट बंगाल कर दिया ताकि मैं आपको राइट आंसर जो अभी फिलहाल जो है वो बता दूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए, आज ये जो है अभी बेसिकली क्या था, अभी फर्स्ट वीडियो थी ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें अपना फीडबैक देना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट और करने की रिक्वायरमेंट है तो हम जैसा भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको लगे आप जरूर देना, ताकि जो है हम अभी देखिए ये थोड़ी सी जो है टेक्निक हमने फर्स्ट टाइम अपनी जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें अपना जो है